आज की कहानी में हम देखते हैं कि एक आदमी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक कहीं से एक लेस वाला शॉर्ट्स दिखाई दिया। उसे लगा कि उसे वहम हो रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें मली और पास से देखा। लेकिन उसके सामने की तस्वीर और साफ होती गई। इसी बीच दूर किसी अनजान जगह पर शिजुका नाम की एक लड़की ने बाहर एक कार की आवाज़ सुनी। उसने अचानक ऊपर देखा और देखा कि एक कार उसकी तरफ तेजी से आ रही है। शिजुका घबरा गई और लॉन्ड्री स्टोर से बाहर भागी। फिर वो सड़क किनारे एक फ़ोन बूथ में छिप गई और बार बार पूछती रही कि उसके दिमाग में जो अजीब आदमी है वो कौन है। इसी बीच मेक्सिकन रेगिस्तान में जियाओ फू ने जल्दी से गाड़ी रोकी और दूसरी तरफ एक अजीब औरत से बात करने की कोशिश की। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों शांत हो गए। फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे ना सिर्फ एक साथ देख और सुन सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को महसूस भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इस अजीब कनेक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। असल में ये अजीब घटना पहले भी हुई थी, जब जियाओ फू एलिमेंट्री स्कूल में था। वो शिजुका के साथ उसका पहला सेंसरी कनेक्शन था। उस समय शिजुका बाहर स्कीइंग की प्रैक्टिस कर रही थी। वो गलती से सैकड़ों मील दूर एक बड़े पेड़ से टकरा गई। वो चौंक गई और बेहोश हो गई। हालांकि उस समय उनमें से कोई भी नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पा रहा था और ना ही उन्हें पता था कि दूसरा कोई असली इंसान है। ये कन्फर्म करने के बाद कि दूसरा असली है, वे दोनों बहुत खुश हुए। फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर शिजुका ने सुनियो से रात 9 बजे फिर से कनेक्ट करने के लिए कहा। जैसे जैसे रात हुई, सुनियो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, अपना काम जल्दी खत्म कर रहा था। इस बीच शिजुका डॉक्टर झाओ फू के साथ डिनर कर रही थी। सुनियो से किया अपना वादा याद करके वो जल्दी से खाना खत्म करने से पहले स्टडी में गई और अपना सेंसरी कनेक्शन एक्टिवेट किया। दोनों पुराने दोस्तों की तरह रोजमर्रा की बातों पर बातें कर रही थी। शिजुका ने ये भी बताया कि कैसे सुनियो को क्लासमेट्स ने गोल्फ क्लब से बुली किया था। सुनियो ने भी हिम्मत करके शिजुका से इस बारे में पूछा, क्या स्कूल में स्लेजिंग करते समय उसे चोट लगी थी। शिजुका ने उस समय की बात की जब वो 16 साल की थी और हैरानी से पूछा कि तब वो इतना फूट फूट कर क्यों रोया था। शिजुका एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से शिजुका को सच बता दिया। ब्रेकअप के बाद वो बहुत उदास था। शिजुका ने शिजुका से माफ़ी मांगी। उसे बुरा लग रहा था कि उसने उसके लिए जो खुशी का समय होना चाहिए था, उसे खराब कर दिया। शिजुका ने धीरे से अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। आखिर उनकी जिंदगी बहुत पहले ही उनके एक जैसे सेंस की वजह से बहुत बदल गई थी। एक पल की चुप्पी के बाद शिजुका बोली, मुझे शिजुका की जेल में पहली रात याद है। वे दिन नर्क में होने जैसे थे। शिजुका के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखी, लेकिन उसने जल्दी से बेपरवाह होने का नाटक किया और शिजुका से कबूल किया कि जेल जाने से पहले उसने कभी अकेलेपन का सच में अनुभव नहीं किया था। शिजुका की धीमी आवाज़ सुनकर शिजुका ने उसे प्यार से दिलासा दिया, तुम कभी अकेले नहीं रहे। इस समय वे दोनों एक साथ शीशे में एक दूसरे को देख रहे थे। ये पहली बार था जब वे इस तरह मिले थे। एक दूसरे का असली रूप देखने के बाद से वे एक दूसरे से ज्यादा बार कांटेक्ट करने लगे थे। दिन हो या रात, कभी भी चैटिंग करते थे। एक बार जब शिजुका की कार खराब हो गई तो सुनियो ने दूर से ही उसे ठीक करने में उसकी मदद की। इस बीच शिजुका की लगातार हौसला बढ़ाने से सुनियो धीरे धीरे नॉर्मल सोशल लाइफ में घुल मिल गया। उसने अपने किराए के अपार्टमेंट के बाहर तरह तरह के फूल और हरियाली लगाई और पूरी जगह को साफ सुथरा रखा। आखिर में सुनियो ने हिम्मत करके पुलिस के पास जाकर उनसे एक पक्की नौकरी ढूंढने में मदद मांगी। ये शांति वाले दिन लंबे समय तक चले। फिर एक दिन वो गली का गुंडा जिसने पहले सुनियो को डकैती के लिए हायर किया था, फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। सुनियो नहीं चाहता था कि शिजुका उसे अस्त व्यस्त हालत में देखे। उसने तुरंत अपना सेंसरी कनेक्शन काट दिया और सच में वो गुंडा अंदर आया और अपनी साजिश का उजागर किया। सबर्ब्स में एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हर वीकेंड चर्च सर्विस में आते थे। उन्होंने प्लान बनाया कि जियाओ फू अपनी लॉक पिकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक कंपनी में घुसकर चोरी करेगा, इसके बाद उसे भारी इनाम मिलेगा। पहले जियाओ फू तुरंत मान जाता, लेकिन शिजुका के साथ इतना समय बिताने के बाद वो हिचकिचाने लगा। गुंडों ने उस पर दबाव डाला और उससे गुजारिश की, उसे शनिवार रात को कुछ करने के लिए कहा। परेशान होकर जियाओ फू अपना दुख दूर करने के लिए एक बार में गया। वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके पास आई। लोगों के साथ हमेशा अजीब व्यवहार करने वाला जियाओ फू बस कुछ कड़े काम चलाओ शब्द ही बोल पाया। शिजुका इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत उसे ऑनलाइन गाइडेंस दी। शिजुका की दूर से दी गई सलाह की वजह से जियाओ फू ने लड़की का दिल जीत लिया। उन्होंने गुरुवार रात को साथ में डिनर करने का भी इंतजाम किया। बदकिस्मती से शिजुका को उस दिन झाओ फू के साथ एक चैरिटी गाला में जाना था और वो जियाओ फू को प्लान बनाने में मदद करने के लिए समय नहीं निकाल पाई।
गुरुवार पलक झपकते ही आ गया। शिजुका ने एक शानदार इवनिंग गाउन पहना। उसने मेहमानों से बातचीत की। कुछ ड्रिंक्स के बाद उसे अचानक ज़ियाओफू के साथ अपनी डेट याद आ गई। उसने जल्दी से बाथरूम में जाने का बहाना बनाया। अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा बात करते हुए शिजुका ने साफ देखा कि ज़ियाओफू पागलों की तरह स्टेक बना रहा है। उसने जल्दी से स्टेक ग्रिल पर रखा, फिर शिजुका से पूछने के लिए बाथरूम में भागा, क्या उसका आउटफिट सही है। नेगेटिव जवाब सुनकर वो और भी परेशान हो गई। तभी उसकी डेट ने डोरबेल बजाई। ज़ियाओफू ने जल्दी से अपने कपड़े बदले। दरवाज़ा खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। ग्रिल पर रखा स्टेक पहले से ही जल चुका था। शर्मिंदा होकर ज़ियाओफू ने जले हुए खाने को संभाला। उसने अजीब तरह से लड़की को अंदर बुलाया। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ शब्दों के बाद अचानक माहौल शांत हो गया। बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए ज़ियाओफू खाना बनाने लगा। जैसे ही वो बर्तन में पास्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, स्टोव से अचानक बहुत तेज आग लग गई। शिजुका जो होश में थी, डर के मारे चीख पड़ी। इस हंगामे ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। उसके पति ने उसकी मेंटल बीमारी को बीमारी का रिलैप्स समझकर चुपके से अपने बगल में बैठे डॉक्टर को देखा। शिजुका इस बात से अनजान बाथरूम में चली गई और अपने पति से उसकी गर्मागर्म बहस हो गई। बहस के दौरान उसने अचानक शिजुका से पूछा, क्या उसे जलन हुई थी। शिजुका को ये इल्जाम बिल्कुल मजाकिया लगा, फिर भी उसके दिल में एक गिल्ट की टीस बनी रही। उस रात शिजुका और उसका पति एक दूसरे के करीब थे। वे एक दूसरे की गर्मी और सांस को साफ महसूस कर सकते थे। जोश शांत होने के बाद शिजुका धीरे धीरे संभल गई। उसने अपना पजामा पहना और अकेले स्टडी रूम में चली गई। उसने अपने पति से दिल से माफी मांगी, ये मानते हुए कि उसका इरादा किसी दूसरी औरत के साथ उसकी डेट में रुकावट डालने का नहीं था। उसका पति, जो पहले ही शांत हो चुका था, शिजुका को दिलासा देते हुए कहा कि आम लड़कियां उसके जैसे अकेले और अजीब इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं रखेंगी। दोनों में सुलह हो गई। हालांकि शिजुका के पति को थोड़ा बहुत लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इसे कभी दिल पर नहीं लिया। उसकी नज़र में उसकी पत्नी स्वभाव से ही अजीब थी। शिजुका से शादी करने का उसका शुरुआती फैसला सिर्फ उसकी सुंदरता, नरमी और आसानी से मैनिपुलेट करने की वजह से था। मालिक के रवैये से प्रभावित होकर नौकरों ने शिजुका के साथ सिर्फ ऊपरी तौर पर विनम्रता से पेश आए। जब नौकरानी ने घर की सफाई की तो उसने शिजुका की कीमती फोटो एल्बम चुपके से उसकी इजाजत के बिना फेंक दी। जब पति को ये पता चला तो उसने सिर्फ नौकरानी पर गर्व किया, अपनी पत्नी का बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की। शिजुका गुस्से से भरकर नशे में धुत हो गई और नशे की हालत में अपने पति के सामने अपनी सारी दबी हुई भावनाएं उड़ेल दी। उस पल उनकी भावनाएं और गहरी हो गईं और वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह ईमानदार हो गए। उसी रात उनके बीच एक बहुत बड़ा तालमेल बन गया। इसके बाद वे और भी ज्यादा बेपरवाह हो गए। अक्सर दूसरों की परवाह किए बिना हंसी मजाक करते थे, लेकिन देखने वालों को वे खुद से ही बातें करते हुए नजर आते थे। जल्द ही उसके कई अजीब व्यवहार की वजह से रिपेयर शॉप के मालिक ने मैकेनिक को नौकरी से निकाल दिया। शिजुका को उसके कई अजीब व्यवहार की वजह से उसके पति ने जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। ये बुरी खबर सुनकर सुनियो बिना किसी हिचकिचाहट के प्लेन में बैठकर हजारों मील का सफर करके ईटा पहुंचा। अपनी सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसने शिजुका से हॉस्पिटल के कमरे के दरवाजे का ताला खुलवाया। दोनों ने सारी रुकावटें तोड़ दी और बेताब होकर एक दूसरे की तरफ दौड़े। बहुत सारे गार्ड सुनियो का पीछा कर रहे थे। आखिर में दूर देशों की ओर जाने वाली एक ट्रेन में दोनों सोलमेट्स मिले। उन्होंने बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए कसकर हग लगाया।